हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं एमडी कैम्पजा और आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक्स्ट्रा। इस चैप्टर में जो एक्स्ट्रा है उसके बारे में एक्स्ट्रा इसमें डिस्कस करेंगे। और उससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें गाइस। एंड आज चलेंगे दूसरी ओर। तो एक्स्ट्रा पॉइंट में क्या है कि हम लोग अनुबंध फोकस क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो कॉन्जुगेट फोकस, जिसे हम कॉन्जुगेट फोकस कहते हैं, तो कॉन्जुगेट फोकस किसे कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो कंजुगेट फोकस गोली दर्पण या लेंस के मुख्य अक्ष पर दो ऐसी बिंदुएं हैं जिनमें से एक बिंदु पर वस्तु को रखने से उसका प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। कहाँ पे बनता है? एक बिंदु पर रखने पर वस्तु को दूसरे बिंदु पर प्रतिबिंब बने तो दूसरे बिंदु पर बनता है, तो वे दोनों बिंदुएं अनुबद्ध फोकस कहलाती है। चित्र में ओ और डैश अनुबद्ध फोकस है और अनुबद्ध फोकस केवल वास्तविक प्रतिबिंब के लिए संभव होता है। कहाँ पे? इसके लिए अगर पूछ दे कि अनुबद्ध फोकस, कभी ना कभी पूछ दे, एक्स्ट्रा में पूछा भी जाता है, तो ये हमारा सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन हम बता रहे हैं अनुबद्ध फोकस के बारे में। तो गाइज इसी आप लोग ज़रूर पढ़ें। तो किसे कहते हैं अनुबद्ध फोकस? तो फोकस केवल ये इसका अनुबद्ध फोकस का जो प्रतिबिंब होता है क्या होता है? वास्तविक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए संभव होता है अनुबद्ध फोकस, केवल वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। तो अवतल दर्पण में ये अनुबद्ध फोकस को दिखाया गया है। एक अवतल दर्पण है, ये ओ पे एक वस्तु रखा गया है जिसमें ए प्रकाश किरण जो चल कर के डी बिंदु पर आपतित होती है, जो परावर्तन के बाद एफ से होते हुए टी दिशा में चली जाती है और एक पी पर आपतित होती है और ये एस दिशा में चली जाती है। जो हमारा जो है ध्रुव पे ये हमारा कहाँ है? ध्रुव पे यहाँ पे प्रतिबिंब वास्तविक बना रहा है। अब इसे हम क्या कहते हैं? और यहाँ से ओ और ये ओ डी, ओ कहाँ पे? एक ही बिंदु पर बना रहा है, एक ही बिंदु पर बना रहा है। इसे बिंदु पर, ये हमारा बिंदु और डैश एक अनुबद्ध फोकस है। अब हम बात करेंगे दूसरी क्वेश्चन की ओर चलेंगे गाइस। एंड आज का दूसरा क्वेश्चन है, तो ज्ञात फोकस दूरी केवल ज्ञात फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की सहायता से आप किसी वस्तु की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे? सर्वप्रथम पेड़ या वस्तु के सामने दर्पण लाकर वस्तु दूरी को माप लेंगे। फिर दर्पण सूत्र गाइस, हम तो दर्पण सूत्र अभी नहीं पढ़ाए हैं, हम कल दर्पण सूत्र को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि आवर्धन सूत्र को देखेंगे, आवर्धन की व्याख्या करेंगे एंड उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रकाश का अपवर्तन के बारे में जानेंगे। अब हम चलते हैं। तो ज्ञात फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की सहायता से आप किसी वस्तु की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे? तो सर्वप्रथम पेड़ या वस्तु के सामने दर्पण लाकर वस्तु दूरी को माप लेंगे। फिर दर्पण सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f की सहायता से प्रतिबिंब दूरी v ज्ञात कर लेंगे। अब प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी या m बराबर -v/u सूत्र की सहायता से आवर्धन m ज्ञात कर लेंगे। प्रतिबिंब की ऊंचाई को माप कर अब फिर आवर्धन, यानी फिर प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई वस्तु की ऊंचाई को, या m बराबर h2/h1 या h1 बराबर h2/m सूत्र की सहायता से वस्तु की ऊंचाई से h1 ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। एंड अब चलते हैं हम लोग दूसरी क्वेश्चन की ओर। तो गोली दर्पण के प्रथम फोकस तथा द्वितीय फोकस से क्या समझते हैं? तो
अब प्रथम फोकस क्या होता है, द्वितीय फोकस क्या होता है, तो प्रथम फोकस को पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग जो है द्वितीय फोकस को देखेंगे, प्रथम फोकस को देखेंगे और द्वितीय फोकस, 2 पॉइंट है। तो प्रथम फोकस में एक किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के पर एक बिंदु जहां वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता है, वह बिंदु उस गोलीय दर्पण का प्रथम फोकस कहलाता है। तो किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के पर वह बिंदु जहां वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब जो अनंत पर प्राप्त होगा, तो कहाँ उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, प्रथम फोकस कहेंगे। तो उस अब द्वितीय फोकस में क्या कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के अनंत पर किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर प्राप्त होता है, वह बिंदु उस दर्पण का द्वितीय फोकस कहलाता है। इसका विपरीत में बोल रहा है कि गोलीय दर्पण अनंत मुख्य अक्ष के जो अनंत पर है, वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब जो है मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर पड़े, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्वितीय फोकस कहलाएंगे। और अब नोट में बोला गया है कि किसी भी गोलीय दर्पण का प्रथम फोकस तथा द्वितीय फोकस एक ही बिंदु होता है। घुरा फिरा के बात वही है कि किसी भी गोलीय दर्पण का प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस एक ही बिंदु होता है, एक ही बिंदु होगा। ठीक है। अब गोलीय विपथन क्या होता है, जिसे हम क्रोमैटिक एबरेशन किसे कहते हैं, क्रोमैटिक एबरेशन किसे कहते हैं, तो क्रोमैटिक एबरेशन किसे कहते हैं, तो गोलीय विपथन किसे कहते हैं। तो यह बड़े द्वारक के दर्पणों में पाए जाने वाले दोष हैं, यहाँ लिखेंगे, जाने वाले दोष हैं, दोष यानी खराबी। इस दोष युक्त दर्पण पर जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आपतित होती है, तो वे परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर न काटकर मुख्य अक्ष से ऊपर या नीचे काटती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, गोलीय विपथन कहेंगे। तो ये हमारा एक फिगर और भी बना देते हैं गाइस। तो ये जो है, ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण एक तरफ कलर किया हुआ रहता है, आप लोगों को पता है, आप लोग पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पे पोल होता है, ये फोकस होता है, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, ध्रुव होता है, यहाँ इनफाइनाइट होता है। तो कहाँ से प्रकाश आ रहा है, इनफाइनाइट से आया। उसके बाद जो हमारा ये इनफाइनाइट से ये प्रकाश आया, जो परावर्तन के बाद यहाँ से चले गया। अब फिर दूसरा प्रकाश किरण यहाँ पे टकराया और यहाँ से चले गया, यहाँ बन रहा है, ये फिर आया और फिर ये यहाँ से चले गया। मुख्य अक्ष के ऊपर बने या यहाँ काटे या नीचे काटे, लेकिन इसे हम क्या कहेंगे, ऊपर या नीचे काटने पर उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय विपथन या क्रोमैटिक एबरेशन कहते हैं, एब्लिगेशन, जिसे हम गोलीय विपथन कहते हैं। ठीक है। और अब दूसरी ओर चलते हैं। तो अब चलते हैं कोष्ठ की तरफ। अब कोष्ठ में क्या बोल रहा है कि कोष्ठ क्या है, तो कोष्ठ के बारे में जानेंगे। गोलीय दर्पण विपथन दोष से युक्त कोष्ठ, तो गोलीय विपथन दोष से युक्त बड़े द्वारक के दर्पण में मुख्य अक्ष के ऊपर या नीचे वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर है, तो उसे हम कोष्ठ कहलाते हैं, कोष्ठ कहलाती है। गोलीय विपथन दोषयुक्त है बड़े द्वारक के दर्पण मुख्य अक्ष के ऊपर या नीचे वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष की समांतर है। मुख्य अक्ष के समांतर भी है और ऊपर भी है या नीचे भी है, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम कोष्ठिक कहेंगे। उसके बाद यदि किसी समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए, तो परावर्तन किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है। ठीक है। एक समतल दर्पण को 30 डिग्री कोण पर
30 डिग्री कोण पर घुमाया गया तो परावर्तित किरण किस कोण पर विचलित होगी या घूमेगी। तो थीटा हमको कितना दिया है 30 डिग्री। तो ये हमारा दर्पण का घुमाव है, परावर्तित किरण का घुमाव 2 थीटा होता है, ठीक है। और 2 थीटा जो है 2 इंटू 30 डिग्री थीटा दिया हुआ है तो 60 डिग्री पे घूमेगा। यदि आपकी लंबाई 5 फीट है, उस समतल की न्यूनतम ऊंचाई बताएं जिससे आप अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकें। तो क्या होगा कि किसी समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। न्यूनतम ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। अतः मेरी ऊंचाई 5 फीट है तो मुझे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए आधी होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा, 2.5 फीट होना पड़ेगा, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं और कल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तो मिरर फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। मिरर फॉर्मूला में दो होता है, जिसमें एक अवतल दर्पण में मिरर फॉर्मूला को देखेंगे और दूसरा उत्तल दर्पण में मिरर फॉर्मूला को देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम किसे दूसरा टॉपिक, ये कल की लेक्चर में बात है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे मिरर फॉर्मूला के बारे में। उसके बाद आवर्धन के बारे में बात करेंगे तीसरी लेक्चर में। और उसके बाद चौथी लेक्चर में हमारी क्वेश्चन आंसर होगा। और उसके बाद जो होगा हम लोग दूसरे चैप्टर की ओर चलेंगे, ठीक है। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उसे भी बेनिफिट हो इस वीडियो की। तो चलते हैं। थैंक यू एंड वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।